सुप्रभात बच्चों, आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ किया जाता है और इसके साथ साथ आप लोगों की व्याकरण की पढ़ाई भी शुरू होती है। इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अध्यापिका जी आपको क्या पढ़ाने वाली हैं। तो सभी तैयार हैं? ध्यान सब तरफ से हटाकर जब पूरा ध्यान लगाकर वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें ठीक ठीक समझ में आ जाएंगी। और अगर आपका ध्यान भटका तो आपको जो अध्यापिका जी समझाना चाहती हैं इस वीडियो के माध्यम से आप बस नहीं समझ सकेंगे। तो यह मूल मंत्र आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें और आज की पढ़ाई आरंभ की जाती है। पिछली कक्षा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, यानी पिछली कक्षा में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो आवश्यक है आपको जानना। क्यों? क्योंकि आगे आप क्या देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, ये सभी बातें इन मूल बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। तो चले आरंभ करूं। शब्द ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं। ध्वनियों के लिए अलग अलग तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे राम, राम जो है शब्द, उसमें छोटी छोटी अलग अलग ध्वनियां हैं। जैसे र, आ, म, अ, राम। तो आप समझ सक रहे हैं कि छोटी छोटी ध्वनियों को मिलकर राम ध्वनि बना है, राम शब्द बना है। और ध्वनियों के लिए अलग अलग तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे र के लिए अलग ध्वनि, अलग चिन्ह, और आ के लिए अलग चिन्ह, म के लिए अलग तरह से लिखना पड़ता है चिन्ह। उसी तरह से अ भी अलग तरीके से लिखा जाता है। शब्द की छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई को वर्ण भी कहते हैं। आप समझ सक रहे हैं अध्यापिका जी क्या कह रही हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चले आगे बढ़े। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां हैं। स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां हैं। स्वर किसी भी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वर की सहायता से बोलने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे क, तो आप देखिए अंत में अ का साउंड यानी ध्वनि, अ की ध्वनि आ रही है। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। आपने पढ़ा था आ के लिए मात्रा है, छोटी के लिए मात्रा है, परंतु अ के लिए कोई मात्रा नहीं है हिंदी व्याकरण में। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उस स्वर के नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। आपने आपने जैसे द्वारा, विद्यालय, विद्या, इसमें देखिए द के नीचे हम लोग हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग जो नया पढ़ने वाले हैं वह है र वर्ण का प्रयोग। यानी हमारे हिंदी व्याकरण में र वर्ण का प्रयोग बहुत अलग तरीके से होता है। जब र वर्ण स्वर रहित हो तो र आगे आने वाले उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख भी सक रहे हैं कि जैसे ग प्लस र प्लस व फिर बराबर क्या हुआ, गर्व। तो यहाँ पर र देख रहे हैं आधा है, यानी र में हल चिन्ह लगा हुआ है, इसमें अ नहीं है, तो ये क्या है, स्वर रहित है। ठीक उसी तरह से फर्क, फ, र और क, फर्क। उसी तरह से श, धन, र, धन, त बराबर शर्त, क, धन, र, धन, ज बराबर कर्ज। तो आप लोग समझ सक रहे हैं। हाँ, अब आपको ये जानना है कि इस तरह से और भी बहुत से शब्द हैं जो आप जानते हैं। तो आप कृपया करके इन शब्दों को खोज के रखें, समझ के रखें। इसके बाद
र वर्ण का प्रयोग। जब र वर्ण स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। आपको फिर से ये चीज समझा दें कि र वर्ण स्वर रहित व्यंजन के बाद हो। आप इसको उदाहरण के द्वारा समझे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप पहले उदाहरण में ग र ह, तो क्या बना? ग्रह। यानी ग क्या है? स्वर रहित। तो जब र वर्ण स्वर रहित व्यंजन यानी ग के बाद आता है तो वह खड़ी पाई के नीचे या साथ पदेन के रूप में लिखा जाता है। यानी जब र व्यंजन के नीचे आ जाती है तो वह क्या कहलाता है? पदेन। उसे पदेन कहते हैं। और जब ऊपर चला जाता है तो ऊपर लिखा जाता है, जैसे देखिए वर्ण में लिखा हुआ है, तो वो हो जाता है रेफ। फिर एक उदाहरण देखते हैं प। देखिए प में स्वर रहित है प, यानी व्यंजन जो है स्वर रहित। आधा प। इसके बाद क्या आया? धन र। तो यहाँ पर र प की खड़ी पाई में लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रण, प्रण। उसी तरह से क धन र धन य क्रय, उ धन म धन र बराबर उम्र। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी अध्यापिका जी से इस बारे में जरूर पूछ सकते हैं। र वर्ण का प्रयोग। फिर इसमें एक और प्रयोग है। इसमें कुल 3 प्रयोग है, 3 तरीके से। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे, यानी आपको पहले मैं खड़ी पाई वाली बात बता दूं कि आप यहीं इसी पेज में देखिए कि ट्रक में क देखिए, क में बीच में नीचे लाइन है, हाँ, पर ट में देखिए ट छोटी सी लाइन से लटका हुआ है। तो जो क है वह पाई वाले अक्षर है। उसी तरह से म में देखिए, म में म बना हुआ है एक लंबी सी पाई पर, खड़ी पाई पर। तो ये सभी जो है खड़ी पाई वाले क्या है? व्यंजन है। तो ट प्लस र प्लस क बराबर ट्रक। उसी तरह से ड ड धन र धन म बराबर ड्रम। तो सिर्फ ट और ड में ही जो पदेन लगता है उसमें इस तरह से, यानी उल्टा वी की तरह जो है पदेन लगता है। चलिए आगे बढ़ें। अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग आप हमेशा करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानिए आप। अनुसार नासिक व्यंजन होता है। यह प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। यह स्वर और व्यंजन के ऊपर में लगाया जाता है, जैसे अंगूर, गंगा आदि। जैसे पहली बात क्या है कि नासिक व्यंजन है, यानी नाक से इसका उच्चारण होता है। और यह प्रत्येक वर्ग का। आप पूछेंगे अध्यापिका जी वर्ग क्या है? यानी जैसे हम लोग क ख ग घ अंग, तो ये है क वर्ग। फिर उसके बाद च छ ज झ इय, ये है च वर्ग। समझ में आई आपको? तो इसी वर्ग को कहा गया है कि सब में देखिए पांचवा लेटर यानी पांचवा अक्षर कौन सा है? पांचवा अक्षर है अंग, इय, अड़, न, हाँ, तो म, ये सभी पंचम वर्ण हैं। तो ये सभी जो है ये भी आपका अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और यह जो है स्वर और व्यंजन के ऊपर में लगता है बिंदी के रूप में। अनुस्वार किसी वर्ग का पंचम वर्ण का अरहित या हलंत रूप होता है। यानी यहाँ पर ये आधा होता है अनुस्वार, उसमें अ का साउंड नहीं रहता है। जैसे गंगा, तो इसमें देखिए मैंने इसको तोड़कर विच्छेद करके आपको दिखाया है। ग धन अंग धन गा, गंगा। पंचम
प धन य धन च प्लस म पंचम। फिर घंटा घ धन ण धन टा घंटा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप समझ सक रहे हैं कि ध्वनियां और अक्षर किस तरह से हमारी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग। अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। अनुनासिक स्वर होते हैं, ये शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर लगने वाली रेखा के ऊपर लगती है। ये चंद्र बिंदु जैसे आंख, दांत, माँ, गांव आदि। ठीक है। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है? कई बार अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। जब शिरोरेखा ऊपर कोई और मात्रा भी लगी हो, जैसे ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राओं वाले शब्दों में चंद्र बिंदु होने के बाद भी इन मात्राओं के साथ बिंदु के रूप में ही अनुनासिक को दर्शाया जाता है। आप बोलेंगे कि ये समझ में तो आया नहीं। यानी जब आप लोग देखिए उदाहरण दिया है मैंने नहीं और क्यों, तो आप तो कहेंगे मैम ये तो अनुस्वार है, पर नहीं, ये अनुस्वार नहीं, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु है। क्यों? यहाँ पर देखिए मैंने भी समझाया है कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई और मात्रा भी लगी हो, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई और मात्रा भी लगी हो तो क्या करते हैं कि ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु अगर है तो वह बिंदी के रूप में लिखा जाएगा। जैसे मैं में आप लोगों ने बिंदी भी लगा है और ए की मात्रा भी है, तो वहां पर वह चंद्र बिंदु के रूप में नहीं बल्कि बिंदी के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। कई बार अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग शब्द के अर्थ को बदल देता है। आप अगर अपने मन से कहते व्याकरण का कुछ नियम है जो सबको मालूम है, तो जिसके कारण हम लोग अर्थ मान लेते हैं, समझ जाते हैं। परंतु अगर आप अपने तरीके से बिंदी का और चंद्र बिंदु का प्रयोग करें तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे हंस जल में रहने वाला जीव और हंसने की क्रिया। अगर मैं हंस लिख दूं तो वो हंसना नहीं समझा जाएगा बल्कि वह जल में रहने वाला जीव हंस समझा जाएगा। कई बार अनुस्वार का प्रयोग न करने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं गंदा में देखिए अनुस्वार लगा है, अगर मैं न लिखूं या न बिंदी लगाऊं तो क्या हो जाएगा? गदा। किसका गदा? हनुमान जी का गदा। गोद, गोंद और गोंद बोलने से यह एक तरह का पदार्थ है, जैसे आप लोग कॉपी में लगाते हैं उसे भी गोंद बोलते हैं। और गोद, माँ की गोद, तो अर्थ बदल गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको मैं संक्षेप में एक बार और दोहरा देती हूँ। र का प्रयोग रेफ और पदेन दो तरीके से होता है। जब र वर्ण रहित जब र वर्ण स्वर रहित हो तो र आगे आने वाले उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। जब र वर्ण स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। अनुस्वार स्वर और व्यंजन के ऊपर में लगाया जाता है, जैसे अंगूर, गंगा आदि। अनुनासिक स्वर होते हैं, ये शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर लगने वाली रेखा के ऊपर लगती है।
कई बार अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। अधिगम प्रतिफल। उक्त वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। रेफ और पदेन के अंतर को समझने में, वर्ण विच्छेद करने में, शब्द वाक्य संरचना के तथ्य को जानने में, अक्षर व वर्णों के सही उच्चारण में, मात्राओं के सही प्रयोग में, अनुनासिक और अनुस्वार के उचित प्रयोग को जानने में। तो आज का वीडियो यही तक रहा। धन्यवाद। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।